हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंक स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का इस सेशन में हम बिहार पुलिस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। फुल सेट इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट इंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी के पास हर रोज़ नोटिफिकेशन पहुँचे और आज इस क्लास को लेकर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपना एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। हिंदी का सवाल है, उसके बाद इंग्लिश और इसमें ही सोशल स्टडीज रहता है, साइंस रहता है, मैथ रहता है। सभी सवाल को जवाब हम आपको बताएंगे। आप भी सभी सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला सवाल दिया गया है, सबसे पहले हिंदी का सवाल है, उसके बाद इंग्लिश का आएगा। तो पहला सवाल क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। प्रश्नार्थक निपात क्या है? इसका प्रश्न वाला चीज़ कौन सा है? क्या, क्यों, प्रश्न वाला है ना, इसलिए एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं WH वर्ड। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर सवाल में दिया गया है कि संकेतवाचक अव्यय का वाक्य क्या है। तो संकेतवाचक अव्यय का वाक्य कौन सा है इसमें से बताइएगा। तो यह गिलास आधा भरा है, यही क्या है आपका संकेतवाचक वाक्य है। आप बोलिएगा सर कैसे संकेतवाचक वाक्य यह है। जैसे कि संकेतवाचक वाक्य का डिफिनेशन क्या होता है? जो अव्यय, संकेत या शर्त एक वाक्य में बताकर दूसरे वाक्य में उसका फल संकेतित करता है। जैसे कि यह गिलास आधा भरा हुआ है, संकेत दे रहा है, दूसरे में फल पड़ता है, इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब था कि जो कोई भी अव्यय है, शर्त एक वाक्य में बता रहा है, दूसरे का उस पर जो है फल का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए उसको संकेताक्षर बोलते हैं, संकेतवाचक अव्यय बोलते हैं। अगला सवाल दिया गया 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर सवाल में है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का क्या वाक्य है। सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण का क्या वाक्य है? तो इसका डिफिनेशन, इसका उदाहरण बताना है। तो क्या इसका वाक्य है? यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में बताइएगा नीलकंठ जो है कौन सा शब्द है। नीलकंठ जो है यौगिक शब्द है, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? जो शब्द कई सार्थक शब्द के मेल से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तहत में हम आपको बता सकते हैं कि देव प्लस आलय, देव को यदि आलय में जोड़ते हैं तो क्या आता है? देवालय। मतलब कई शब्दों के योग से बनता है, उसको यौगिक शब्द बोलते हैं। नील प्लस कंठ बराबर नीलकंठ, इसलिए क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। अगला सवाल है 6 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही क्या होता है संधि विच्छेद। तो भारतेंदु का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा? भारत प्लस इंदु या फिर भारत तेंदु। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत प्लस इंदु, भा में आकर रो, तो भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु, इसलिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया? डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। सज्जन का आपको उल्टा शब्द बोलना है, उल्टा शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। सज्जन का दुर्जन होता है, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में दिया गया है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। मतलब जाति से आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? भाववाचक में, तो इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? गर्म गर्मी, गर्म और गर्मी तो नहीं होगा। घबराना घबराहट, तो एक ही चीज़ है। लड़का और लड़कपन, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। इसमें बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है? वह रोने लगा, यही क्या है? आरंभबोधक संयुक्त क्रिया, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 10 नंबर प्रश्न। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं रो करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या बताइए। इसमें कितना सर्वनाम है आपको बताना होगा।
तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ तुम्हारा, तुम्हारा, यू, आप, तुम, ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। मैं, ये क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। कौन, कौन क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितना है? 1 2 3 क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। मतलब सकर्मक क्रिया को, जिस पर कर्ता का फल पड़ता है उसको हम सकर्मक क्रिया करते हैं। जिस पर कर्ता का फल नहीं पड़ता उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन सवाल में क्या दिया? कर्ता का फल पड़ता है, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर प्रश्न में। अब से यहाँ से इंग्लिश से स्टार्ट है, तो इंग्लिश का ध्यानपूर्वक से आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। तो डैश सैटरडे नाइट जो है इसके लिए क्या प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? ऑन, एट होगा, ऑन होगा, इन होगा, एट, फोर होगा। इसके लिए क्या यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन। कम टू माई पार्टी एट सैटरडे नाइट, मतलब आप मेरे पार्टी में आइए। कब? सैटरडे की नाइट में। इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एट नहीं होगा। एट क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्ट यहाँ टाइम रहता तब ना। एट यहाँ सैटरडे ना हो करके यहाँ यदि नाइट रहता तब यहाँ क्या लगता? क्या लगता? एट लगता। लेकिन यहाँ पहले क्या दिया गया? डे दिया गया। डे क्या होता है? दिन होता है। तो दिन दिया गया, टाइम बाद में दिया गया, नाइट यहाँ दिया गया है। तो इसको क्या बोलिएगा? कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, मतलब उस सैटरडे नाइट को आप मेरी पार्टी में आइएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। इसलिए एक बार हम आपको यहाँ एट लगा के दिखाए थे, तो आप सोचेंगे हाँ करेक्ट आंसर। नहीं, यहाँ पहले डे का नेम दे दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल में दिया गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2005। इसमें कौन सा मीनिंग है? ये तो सही लग रहा है कि डॉक्टर जो है हैज बीन लिविंग, मतलब हैज का मतलब क्या है? परफेक्ट। बीन का मतलब क्या है? बीन का मतलब जो अभी भी रह रहा है, 2005 से रहते आ रहा है। और यहाँ इज लिविंग दे रहा है। इज लिविंग का मतलब क्या होता है? इज लिविंग का मतलब रह रहा है। 2005 का मतलब क्या? कुछ दिन रहा होगा और अभी भी रह रहा है। इज लिविंग का कोई सेंस नहीं है। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। आप कहिएगा सर ये भी ऑप्शन सेम लग रहा है, ए नंबर वाला और सी नंबर वाला। देखिए यहाँ फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? 2005 से। 2005 क्या है? फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं, सिंस प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इसलिए सी ऑप्शन दिया गया है। डी ऑप्शन देखते हैं। द डॉक्टर हैड, हैड का सेंस नहीं है। यहाँ क्या है? डायरेक्ट आप हैड बिन नहीं लगा सकते। पास्ट परफेक्ट का सेंस एक डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में दिया गया पिक द राइट वर्ड। कौन सा स्पेलिंग इसमें सही है? ओकेशनली, ओ डबल सी ए डबल एस आई ओ एन ए डबल एल आई होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ओकेशनली। ओकेजन का सबसे पहले क्या होता है? ओ डबल सी ए एस आई ओ, एन के बाद डबल एल वाई देना है। ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई दिया गया है, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 15 नंबर सवाल में। 15 में क्या है कि चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट। इसलिए क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान होता है, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब से यहाँ आपका सामाजिक अध्ययन का सवाल है, जीके का सवाल आ गया। तो आप लोग इस सभी सवाल का जवाब कमेंट में बताइएगा क्या है। इस प्रश्न, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं 16 नंबर प्रश्न से। 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था? किसने किया था बताइएगा आप लोग कमेंट में आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किया था, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में दिया गया है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो पृथक निर्वाचन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया था, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया 18 नंबर में, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा नारा दिया गया था स्वतंत्रता या मृत्यु? अमेरिकी सेना के द्वारा, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
19 नंबर सवाल में दिया गया है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्री में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पर्ल हार्बर की घटना के नाम से जाना जाता है। इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 20 नंबर प्रश्न में, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नाटो। नाटो का क्या फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इतने जितना भी देश इसमें अभी पढ़े थे, ये नाटो का एक मुख्यालय है, नाटो का एक संगठन है, इसमें शामिल है। इसलिए क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 21 नंबर प्रश्न में कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन सा है? मतलब अस्थाई नहीं पूछ रहा है, अस्थायी सदस्य कौन सा देश इसमें है? तो आप कमेंट में आंसर बताइएगा। ब्रिटेन, भारत, चीन, फ्रांस। ये तो इसमें नहीं है अस्थाई, ये तो अस्थाई है लेकिन अस्थाई पूछ रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, ये भी अस्थाई है। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ये भी अस्थाई है। चीन, जापान, ब्रिटेन, रूस, ये क्या है? अस्थाई है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बताइएगा 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो क्या है? हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया, इस कारण था, या फिर त्रिपक्षीय संधि था, जर्मनी की इच्छा था, या फिर इटली का दावा था? बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा? हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया था, इस कारण से यह प्रथम विश्व युद्ध का कारण हुआ था। इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ए नहीं होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, इसलिए आपका ए, सी और डी किसी कोई भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया था, इस कारण तो 1857 ईस्वी से आप रिलेट कर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका त्रिपक्षीय संधि हुआ था। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल में, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? गंडासा कहा जाता है। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर में कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन सा था? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो था आर्यभट्ट था। इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में दिया गया है कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था? अलाई दरवाजा जो है किसके शासनकाल में बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया था। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो आर्य समाज किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज राजा राम मोहन नहीं किया था, ब्रह्म समाज किया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आर्य समाज का संस्थापक कौन थे। 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लेकिन इसका बताना है आपको कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। कमेंट में आप सभी स्टूडेंट बताइएगा। ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला सवाल दिया गया 27 नंबर में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मैडम ब्लावत्स्की किया था। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 28 नंबर में, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी, जापान, कनाडा, यूएसए या फिर पंजाब। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा और यूएसए में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया गया 29 नंबर में, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 30 नंबर में, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में दिया गया, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? कौन सा श्रेणी में? शांत श्रेणी में आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल में दिया गया है, विषुवत रेखीय क्षेत्र के सघन वन लाभदायक क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जड़ी बूटी के लिए कहलाता है। जैसे कि विषुवत रेखा में जो सघन वन होता है उसका लाभदायक क्या? जड़ी बूटी होता है। इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। अगला सवाल दिया गया है 33 नंबर में, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो क्या कहाँ उगाएंगे बताइएगा?
ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? टुंड्रा में उग जाएंगे, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में दिया गया है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है? ताप छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर। इसमें दिया गया है कि आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर सवाल। 36 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें फसल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चावल फसल है, गेहूँ फसल है, मकई फसल है, चाय फसल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया 37 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है? विषम के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर सी, सागर से दूरी। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर में, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? केरल में था, इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला होता है? लिग्नाइट जो है निम्न स्तर का कोयला होता है, इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 40 नंबर में, गेहूँ किस जलवायु की फसल होती है? गेहूँ जो है किस जलवायु की फसल होती है? तो शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 41 नंबर में, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ अवस्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला में अवस्थित है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर। 43 नंबर सवाल में है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी हो, कौन सा परत है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 44 नंबर, स्टेलेक्टाइड स्थलाकृति का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है निर्माण, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत जल द्वारा, इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल में है कि दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वह क्या कौन सा राज्य है? दार्जिलिंग जिला जो है जिस राज्य का भाग है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 46 नंबर सवाल, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 47 नंबर सवाल, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था या फिर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान है, क्या है? नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किया गया? संविधान के द्वारा, इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 48 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोत्तम अंग का नाम क्या है? सर्वोत्तम जिला परिषद है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 49 में है दिया गया, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानसभा नहीं है? क्या है? बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, लेकिन केरल में नहीं है, इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 50 नंबर, पंचशील निम्न में से किस देशों के बीच समझौता होता है? पंचशील समझौता जो है कौन सा देश के बीच होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 51, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? सुरक्षा परिषद। 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 52 नंबर सवाल में दिया गया है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? कौन सी सेना को भेजने पर सहमति दी थी? भारतीय शांति सेना, इसलिए 52 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 में है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व जो है किस देश में है?
स्विट्जरलैंड में है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क बोल रहा है कि सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है। सार्क का जो है मुख्य भूमिका जो निभाता है कौन सा देश है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत है। 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल में दिया गया है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ या संगठन का अधिकारी तो है, भारत में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अलिखित संविधान, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 57 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिटायरमेंट की उम्र कितना है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसका रिटायरमेंट की अवधि कितना होता है, 62 साल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल में है, राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है। राज्य का एक मूलभूत तत्व संप्रभुता है, इसलिए 58 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 59 नंबर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है। इसका लघु रूप क्या है, यूनिसेफ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 60 नंबर, इस सवाल में दिया गया है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंधों में कौन सा कथन गलत है। कौन सा इसमें कथन गलत है आपको बताना है। राज्यपाल के केंद्र सरकार द्वारा नामित, सही है, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये क्या है, गलत है, संसद नहीं करती, राष्ट्रपति इसको मतलब इसको राष्ट्रपति के थ्रू ही बनता है, इसलिए 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से आपका सामान्य विज्ञान का सवाल है, आप लोग सामान्य विज्ञान का सवाल का जवाब बताइएगा। 61 नंबर सवाल में दिया गया है तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है क्या कहलाती है। केवल अनुदैर्घ्य, केवल अनुप्रस्थ, क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 62 नंबर में, एक चाबी भरी हुई घड़ी की कमानी को किस प्रकार ऊर्जा होती है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल दिया गया है 63 नंबर में कि 500 न्यूटन का बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो इसका वाई अक्ष की दिशा किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 64 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ, 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाए, मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा। तापमान का फॉर्मूला लगाइएगा तो इसका आंसर क्या होगा, 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। 65 नंबर सवाल में है रॉकेट, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या कहलाता है। जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उससे गति का तृतीय नियम कहते हैं, न्यूटन गति का तृतीय नियम कहते हैं। 66 नंबर, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, भवन की ऊंचाई क्या है। तो भवन की ऊंचाई कैसे निकालिएगा, इस फॉर्मूला पर लगा करके निकालिएगा तो अपना ऑप्शन नंबर डी आएगा 78.4। अगला सवाल दिया गया है 67 नंबर, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप है और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन में 1 महीने में 30 दिन के 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट क्या है। 108 यूनिट आएगा, आप बनाइएगा इसको। 68 नंबर सवाल में है एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति क्या है। तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगा, 30 हर्ट्ज हो जाएगा। 69 नंबर सवाल में है एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, यदि इसके 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है तो उस बिंदु पर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? B/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 77 नंबर प्रश्न। सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी क्या हो जाएगा? -5। अगला सवाल है 71 नंबर। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः रूप में होता है। किस रूप में होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवित रूप, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया 72 नंबर में। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा खोज किया गया था? जो रदरफोर्ड अल्फा कण जो प्रकीर्णन खोज किए थे, क्या खोज किए थे? तो 72 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ए, प्रोटॉन खोज किया था। 73 नंबर में दिया गया है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक। अगला सवाल है 74 नंबर में। समांगी सदृश मिश्रण का क्या उदाहरण है? गन पाउडर। अगला सवाल है 75 नंबर। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? SiO2। अगला सवाल है 76 नंबर। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या कहलाती है? तो क्या बनता है? क्या होगा? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर सवाल में है वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों ही कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हाइड्रोजन परऑक्साइड। 78 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन होता है? द्विबंधन किस में होता है? O2 में होता है। 79 में दिया गया है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन शर्त आवश्यक है? शर्त कौन सा आवश्यक है? पदार्थ के ज्वलन, ताप की प्राप्ति। 80 नंबर सवाल में है कार्बन का दिया गया और नाइट्रोजन का दिया गया, उदाहरण कौन सा इसमें बताइए आप लोग। उदाहरण हो जाएगा संभारिक का। 81 नंबर सवाल में है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, किसमें अधिकतम होती है? लाल रंग के प्रकाश में। 82 नंबर सवाल में है एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उगने वाला पौधा एफाइट कहलाता है। अगला सवाल है 83 नंबर। एम्फीबियंस क्या है? बताइएगा। एम्फीबियंस क्या होता है? जल और स्थल दोनों में रहता है। 84 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का उत्पाद नहीं है? उपोत्पाद नहीं है? यूरिक एसिड। 85 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली। 86 नंबर में है फसलों पर DDT पर छिड़काव किसे प्रदूषित होता है? क्या प्रदूषित होता है? वायु, मृदा, जल। 87 नंबर में दिया गया है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? किसमें युक्त होता है? फेफड़ा में। अगला सवाल है 89 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग में नहीं है? कौन नहीं है? सालोमेनोला नहीं है, मोनेला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर सवाल है मियोसिस कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो मियोसिस एक अर्धसूत्रीय विभाजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।